Hello friends, welcome back to the class. In our last lecture we have discussed about the फेगोसाइटोसिस. ठीक है, फेगोसाइटोसिस क्या है, उसकी प्रोसेस किस प्रकार होती है और ऑप्सोनाइजेशन उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, so now we are going to discuss about one more important phenomenon of the immune response, that is the inflammation. ठीक है, so inflammation क्या है? It is basically a reaction of any tissue of our body against the इंजरी, टिश्यू इंजरी. ठीक है, कहीं पर भी हमारी बॉडी में टिश्यू इंजरी होती है तो उसके अगेंस्ट में टिश्यू के सेल्स के द्वारा ही वहां पर एक प्रकार का रिस्पॉन्स दिया जाता है. ठीक है, सो उसे क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन. नाउ इट इज एन इम्पोर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन टू टिश्यू इंजरी कॉज्ड बाय पैथोजेंस और वुंड. ठीक है, इन्फ्लामेशन क्या है? इट इज एन इम्पोर्टेंट नॉन स्पेसिफिक. यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक क्यों कहा गया है? क्योंकि कौन से टाइप का पैथोजन बॉडी में एंटर किया है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता. ठीक है, सो इट इज नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एंड डिफेंस रिएक्शन टू टिश्यू इंजरी कॉज्ड बाय द पैथोजन और वुंड. ठीक है, टिश्यू इंजरी किसके द्वारा होती है? इट मे बी बाय एनी पैथोजन एंट्री. ठीक है, कोई पैथोजन अगर बॉडी में एंटर किया है तो उसके द्वारा इंजरी हो सकती है या फिर किसी घाव की वजह से. ठीक है, वुंड की वजह से. सो बेसिकली इन्फ्लामेशन क्या है? हमारी टिश्यू का रिस्पॉन्स है एक प्रकार का. ठीक है, अगेंस्ट द टिश्यू इंजरी. ओके, नाउ द साइंस ऑफ द इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन की क्या क्या साइंस है? सो फर्स्ट इज द रेडनेस. ठीक है, जहां पर भी इन्फ्लामेशन हुआ है हमारी बॉडी में, जिस भी टिश्यू में, वहां पर क्या देखने को मिलेगा? रेडनेस. ओके, इट इज ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एट दैट साइड. ठीक है, वहां पर जो हमारी कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से वहां पर रेड ब्लड सेल्स है वो ज्यादातर जमा हो गए. ठीक है, सो देयर इज रेडनेस. रेडनेस के लिए एक जो मेडिकल टर्म है वो क्या है? र्यूबर. ठीक है, सो रेडनेस. देन सेकंड साइन इज द हीट. ओके, हीट का मीनिंग क्या है? जो भी टिश्यू जहां पर भी इन्फ्लामेशन हुआ है वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, उस टिश्यू का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि वहां पर बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हुए, केमिकल मीडिएटर्स भी बहुत सारे रिलीज हो गए. ठीक है, सो उसकी वजह से वहां पर और ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा. सो वहां पर वहां उस टिश्यू का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, सो साइंटिफिक मेडिकल टर्म फॉर द हीट इज द केलर. ओके, नाउ थर्ड इज द पेन. पेन भी फील होगा ड्यू टू द केमिकल मीडिएटर्स दैट आर रिलीज्ड बाय द इंजर्ड सेल्स. ओके, वहां पर बहुत सारे ऐसे केमिकल मीडिएटर्स भी रिलीज हो गए और उसकी वजह से हमें वहां पर पेन फील होता है. ठीक है, एंड द मेडिकल टर्म फॉर द पेन इज द डॉलर. नाउ नेक्स्ट इज द स्वेलिंग. उस जगह पर स्वेलिंग भी देखने को मिलती है क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा इम्यून सेल्स इकट्ठा हुए तो उसकी वजह से वहां स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी. एंड द मेडिकल टर्म फॉर द स्वेलिंग इज द ट्यूमर. ठीक है, किसी भी प्रकार की स्वेलिंग है तो उसे क्या कहते हैं? ट्यूमर. देन नेक्स्ट इज द अल्टर्ड फंक्शन. ओके, कोई ऑर्गन है हमारे बॉडी का तो वहां पर अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उस ऑर्गन का फंक्शन भी कुछ अल्टर हो जाता है. ठीक है, सो दिस आर द बेसिक साइंस फॉर द इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन हुआ है तो ये सब साइंस देखने को मिलती है उस जगह पर. ठीक है, नाउ द इन्फ्लामेशन इज मेनली ऑफ द टू टाइप, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन. ठीक है, इन्फ्लामेशन के दो टाइप्स है. एक्यूट यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स. अगर कहीं पर भी घाव लगता है, टिश्यू इंजरी होती है तो वहां पर जो इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है उसे क्या कहते हैं? एक्यूट इन्फ्लामेशन. ठीक है, इमीडिएट रिएक्शन. एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज अ स्लो प्रोसेस, इट विल टेक टाइम. ओके, क्रोनिक इन्फ्लामेशन को होने के लिए टाइम लगता है और वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. ओके, सो ड्यूरेशन के बेसिस पर ही उन दोनों में मेन डिफरेंस है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन इज इमीडिएट रिस्पॉन्स, वो तुरंत बाद ही देखने को मिलता है टिश्यू इंजरी के. ठीक है, एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज अ स्लो प्रोसेस. ठीक है, अभी इन्फ्लामेशन के रिलेटेड जो भी डिजीज है, जो भी कंडीशन है, उसमें एक कॉमन है सफिक्स आइटिस. ठीक है, किसी भी वर्ड में सफिक्स आइटिस है किसी भी डिजीज में या फिर किसी भी कंडीशन में तो वो क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव टिश्यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डर्मेटाइटिस. ठीक है, डर्मेटाइटिस यानी इसका मीनिंग क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन. ठीक है,
सो इन्फ्लामेशन के लिए कॉमनली आइटिस सफिक्स रहता है। वन मोर एग्जाम्पल इज आर्थराइटिस। ठीक है, सो आर्थराइटिस इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स। अगर ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन हुआ है तो वो उसे क्या कहते हैं, उस कंडीशन तो आर्थराइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। सो बेसिकली द सफिक्स आइटिस इज फॉर द इन्फ्लामेशन। किसी भी कंडीशन को, किसी भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन को दर्शाने के लिए आइटिस सफिक्स लगता है। ठीक है, क्लियर दिस मच। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एक्यूट इन्फ्लामेशन। ओके, सो एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या है? इट इज अ इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ अवर टिश्यू सेल्स अगेंस्ट द टिश्यू डैमेज। ठीक है, कहीं पर अगर यहाँ टिश्यू डैमेज हुआ है तो उसके अगेंस्ट में इंस्टेंट जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या है? एक्यूट इन्फ्लामेशन। ठीक है, सो इफ देर इज एनी इंजर्ड टिश्यू सेल्स, ओके, टिश्यू इंजरी हुई है तो वहां पर जो सेल्स है वो इंजर्ड हो गए। ठीक है, सो इट विल रिलीज द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। ओके, यहाँ पर ये हमारा टिश्यू है, यहाँ पर दिस इज द टिश्यू सेल्स। अभी यहाँ पर टिश्यू में जो भी सेल्स प्रेजेंट है, ओके, यहाँ पर अगर कोई टिश्यू इंजरी हुई तो यहाँ से क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो है पैथोजेंस वो यहाँ से एंटर करेंगे। ठीक है, हमारे बॉडी में। सो इट विल डैमेज द सेल्स ऑफ द टिश्यू। तो ये टिश्यू सेल्स डैमेज हुए हैं तो वहां से क्या होगा? दे विल रिलीज द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, सो डैमेज्ड टिश्यू सेल्स विल रिलीज द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ये मीडिएटर्स का फंक्शन क्या है? जो इन्फ्लामेशन के जो भी कंपोनेंट है, जो भी सेल्स है, उन सबको यहाँ पर लाने का फंक्शन है वो सब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का है। ठीक है, इसमें कीमोकाइंस भी हो गए, साइटोकाइंस भी हो गए, सब प्रकार के मीडिएटर्स हो गए। ठीक है, सो नाउ दिस इन्फ्लामेटरी मीडिएटर अभी ये क्या क्या फंक्शन करेंगे? ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यही इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इन्फ्लामेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक साथ बहुत सारी प्रोसेस चलती है। ठीक है, सो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जाके एक ही काम करेंगे ऐसा ही नहीं है, वो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे सेल्स को एक्टिवेट करने का फंक्शन करते हैं और उसके भी बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, सो फर्स्ट इट एक्टिवेट्स द एंडोथेलियल सेल्स। ओके, यहाँ पर जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके जो एंडोथेलियल सेल्स है वहां पर उसको एक्टिवेट करने का फंक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल के पास जाएगा और उनको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कहाँ से रिलीज हुए हैं? डैमेज्ड टिश्यू सेल्स में से। ठीक है, नाउ एक्टिवेट्स द एंडोथेलियल सेल्स, डिस्प्ले सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन एंड देन ई सिलेक्टिन। ओके, यहाँ पर जो एंडोथेलियल सेल है वो सेल के अंदर क्या करेंगे? सिलेक्टिन मॉलिक्यूल है वो अपनी मेम्ब्रेन पर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, दिस आर वन टाइप ऑफ द एडेशन मॉलिक्यूल कि जिसका फंक्शन क्या है? एडेशन के लिए इसका फंक्शन है। ठीक है, सो दिस आर द एडेशन मॉलिक्यूल सिलेक्टिन। ओके, सिलेक्टिन के दो टाइप है, पी सिलेक्टिन, ई सिलेक्टिन। दोनों ही टाइप के सिलेक्टिन एंडोथेलियल सेल की मेम्ब्रेन पर डिस्प्ले हो गए। ठीक है, सो यहाँ पर एंडोथेलियल सेल की मेम्ब्रेन पर सिलेक्टिन मॉलिक्यूल्स डिस्प्ले हो चुके हैं। ठीक है, नाउ इट विल अट्रैक्ट एंड अटैच टू द न्यूट्रोफिल्स। ओके, हमारी ब्लड वेसल्स में जो भी न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट हो गए उन्हें क्या करेंगे? ये अटैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स अटैच हो जाएंगे और दे विल रोल अलोंग द एंडोथेलियम। ओके, यहाँ पर मूवमेंट करेंगे न्यूट्रोफिल एंडोथेलियम के पास ही। रोल करना किसे कहते हैं? बराबर, रोलिंग आपको पता ही है, ऐसे उसको अटैच होके वहां से पास होना। ठीक है, सो यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स के साथ अटैच होके ही यहाँ से न्यूट्रोफिल की मूवमेंट शुरू रहेगी। ठीक है, सो नाउ अभी यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स रोल कर रहे हैं, फिर क्या होगा? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आके न्यूट्रोफिल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स डायरेक्टली न्यूट्रोफिल्स पर भी वर्क करेंगे। यहाँ पर जो भी रोल हो रहे हैं न्यूट्रोफिल्स उस पर वर्क करके इसके मेम्ब्रेन पर एक टाइप का रिसेप्टर डिस्प्ले होगा। ठीक है, न्यूट्रोफिल जब भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को एनकाउंटर करेंगे उसके मेम्ब्रेन पर एक टाइप का रिसेप्टर, ठीक है, एडेशन रिसेप्टर डिस्प्ले होगा। That is known as the integrins. Okay, so these are the integrin molecule displayed on the membrane of the neutrophils. Okay, so यहाँ पर क्या है? उसे एडेशन रिसेप्टर कहते हैं और यहाँ पर जो डिस्प्ले हुआ है वो एडेशन मोलेक्यूल। ठीक है, क्योंकि ये रिसेप्टर है, मोलेक्यूल है जो भी
एडेशन में हेल्प करते हैं, उन सबको एडेशन मॉलिक्यूल और एडेशन रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, सो न्यूट्रोफिल की मेम्ब्रेन पर अभी इंटीग्रिन रिसेप्टर्स डिस्प्ले हो चुके हैं। अब क्या होगा, दे विल टाइटली अटैच टू द एंडोथेलियल मॉलिक्यूल्स ICAM एंड VCAM। ठीक है, ICAM का मीनिंग क्या है, इंट्रासेल्यूलर एडेशन मॉलिक्यूल 1 एंड VCAM यानी कि वास्कुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल 1। ओके, सो यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स के पर जो भी मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, ये है ICAM, दिस इज दी VCAM। ओके, बोथ आर प्रेजेंट ऑन द एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। अभी ये जो रिसेप्टर है वो किसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। सो इसके इंटीग्रिन रिसेप्टर्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूट्रोफिल्स will recognize the ICAM and VCAM molecules on the endothelial cell membrane and they will tightly attach to that। ओके, यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रोफिल था वो रोल हो रहा था, ठीक है, सिलेक्टिन के साथ अटैच हुआ था, पर वहां से उसकी मूवमेंट शुरू थी। यहाँ पर अभी VCAM और ICAM के साथ जब भी वो बाइंड करेगा तो वहां पर उसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इट विल टाइटली अटैच टू दिस मॉलिक्यूल। ओके, और उसके बाद क्या होगा, जो हमने आगे देखा था एक्स्ट्रावासेशन की प्रोसेस, ठीक है, यहाँ से न्यूट्रोफिल बाहर जाएगा और साइट ऑफ इन्फ्लामेशन की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है, वहां पर मूवमेंट करेगा। सो न्यूट्रोफिल्स किस प्रकार बाहर निकलता है, उसके लिए इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जरूरी है, ठीक है। सो इतना समझ में आया क्या किया, सबसे पहले जब भी टिश्यू इंजरी होती है तो डैमेज्ड टिश्यू सेल्स के द्वारा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। अभी ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स यानी कि केमिकल मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए उनका बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन हो गए, ठीक है। सो वन ऑफ इट्स फंक्शन इज टू गो टू द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड इट विल एक्टिवेट द एंडोथेलियल सेल टू डिस्प्ले सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स मेम्ब्रेन। ओके, अभी जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल डिस्प्ले हुई है वो न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करेगा और वहां पर न्यूट्रोफिल अटैच हो जाएगा, ठीक है, और वहां पर एंडोथेलियल सेल्स के साथ ही वो रोल होकर उसकी मूवमेंट स्टार्ट रहेगी, शुरू रहेगी। अभी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर का एक और फंक्शन है, इट विल गो टू द न्यूट्रोफिल एंड एक्टिवेट इट। न्यूट्रोफिल की मेम्ब्रेन पर इंटीग्रिन रिसेप्टर्स डिस्प्ले हो गए, ठीक है। इंटीग्रिन मॉलिक्यूल्स, उसको रिसेप्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है एडेशन मॉलिक्यूल ICAM एंड VCAM वो दोनों क्या है, एडेशन मॉलिक्यूल, उन दोनों का रिसेप्टर है। So it is known as the adhesion receptor। Okay, so इंटीग्रिन मॉलिक्यूल न्यूट्रोफिल की मेम्ब्रेन पर डिस्प्ले हो गए और उसके बाद क्या होगा, ये इंटीग्रिन मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर है वो जाके एंडोथेलियल सेल की मेम्ब्रेन पर इंट्रासेल्युलर एडेशन मॉलिक्यूल ICAM एंड वास्कुलर सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इन दोनों ही टाइप के एडेशन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा और वहां पर टाइटली अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रावासेशन और जो हमने आगे डिस्कस किया था, ठीक है, एक्स्ट्रावासेशन की प्रोसेस के थ्रू वो यहाँ से एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो स्पेस बनती है वहां से बाहर निकल के टिश्यू स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। सो वन मोर फंक्शन ऑफ द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर इज टू इंक्रीज द एसिडिटी, ठीक है। अभी यहाँ पर सराउंडिंग जो यहाँ पर फ्लूइड है, जो भी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है उसकी एसिडिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर विल इंक्रीज द एसिडिटी और वी कैन से दैट इट विल डिक्रीज द pH, ठीक है। एसिडिटी इंक्रीज होती है और वी कैन से pH में डिक्रीज होगा, ठीक है। सो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतनी pH कम होगी, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। सो इट विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम और सराउंडिंग एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। सो उसकी वजह से क्या होगा, सराउंडिंग फ्लूइड की pH है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। एंड दिस डिक्रीज pH विल एक्टिवेट दी कैलिक्रेन। ओके, डिक्रीज्ड पीएच की वजह से क्या होगा, इट विल एक्टिवेट वन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वहां पर कैलिक्रेन एंजाइम प्रेजेंट होगा, उसको वो एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ड्यू टू द डिक्रीज्ड पीएच कैलिक्रेन वुड बी एक्टिवेटेड। ओके, कैलिक्रेन क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम। ओके, एंड इट विल स्प्लिट द ब्रेडिकाइनिन फ्रॉम इट्स लॉन्ग प्रीकोर्सर चेन। अभी कैलिक्रेन एंजाइम का फंक्शन क्या है कि ब्रेडिकाइनिन को स्प्लिट करना, ठीक है। बहुत बड़ी चेन ब्रेडिकाइनिन की प्रीकोर्सर चेन प्रेजेंट होगी हमारे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में, उसको ब्रेक डाउन करके ब्रेडिकाइनिन को रिलीज करता है, ठीक है। अभी ये ब्रेडिकाइनिन का फंक्शन क्या है,
वो भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर के 3 फंक्शन है। अभी यहाँ पर हमने 3 डिस्कस किए, ठीक है। ये मत समझना कि 3 ही फंक्शन है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हो गए इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। सो फर्स्ट इट विल गो टू द एंडोथेलियल सेल्स एंड सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को एक डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। देन इट विल गो टू द न्यूट्रोफिल्स एंड इट विल यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, इंटीग्रिन मॉलिक्यूल को डिस्प्ले करवाता है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। एंड देन इट विल डिक्रीज द पीएच ऑफ द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। Okay, so these 3 are the main function of the inflammatory mediator and इन तीनों की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन की प्रोसेस इनिशिएट होती है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रेडिकाइनिन फॉर्म हुआ है उसका क्या फंक्शन है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। सो कैलिक्रेन एंजाइम है, उसकी वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, टू स्प्लिट द ब्रेडिकाइनिन फ्रॉम इट्स लॉन्ग प्रिकोर्सर चेन, ठीक है। अभी ब्रेडिकाइनिन का फंक्शन क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ द ब्रेडिकाइनिन, ठीक है, ब्रेडिकाइनिन मॉलिक्यूल का क्या फंक्शन है उसके बारे में अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ब्रेडिकाइनिन इट विल फर्स्ट फंक्शन इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द कैपिलरी वॉल्स, ठीक है। हमारे जो एंडोथेलियल सेल्स है उसकी उससे मेम्ब्रेन पर वो बाइंड होगा, ठीक है। एंड इट विल लीड्स टू द ओपनिंग द जंक्शन बिटवीन द सेल्स। ओके, सो कैपिलरी वॉल के मेम्ब्रेन पर जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उसकी मेम्ब्रेन पर बाइंड करके 2 सेल के बीच में जो जंक्शन है उसे ओपन करेगा, ठीक है, ब्रेडिकाइनिन। सो ब्रेडिकाइनिन का फंक्शन क्या है, अभी यहाँ पर 2 सेल्स के बीच में जंक्शन बन गया तो जो भी न्यूट्रोफिल वहां पर अंदर प्रेजेंट था वो बाहर इजिली आ सकता है, ठीक है। एक्स्ट्रावासेशन की प्रोसेस में ब्रेडिकाइनिन हेल्प करेगा ड्यू बाय ओपनिंग द जंक्शन बिटवीन द 2 सेल। ओके, सो इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द कैपिलरी वॉल एंड लीड्स टू द ओपनिंग द जंक्शन बिटवीन द सेल्स। Okay, and it will allow the fluid and leukocytes to enter the infected tissue, ठीक है। हमारा जो फ्लूइड है, प्लाज्मा है हमारे ब्लड में उसे और ल्यूकोसाइट्स जो हमारे इम्यून सेल्स है उन सबको टिश्यू इन्फेक्शन की साइट पर या फिर टिश्यू डैमेज की साइट पर वो आने में हेल्प करता है, ठीक है, बाय ओपनिंग द जंक्शन बिटवीन द सेल्स। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ब्रेडिकाइनिन इज टू ओपन द जंक्शन बिटवीन द 2 सेल्स। Secondly, it will bind to the mast cells that are present in the tissue, ठीक है। टिश्यू में जो भी मास्ट सेल है उस पर बाइंड करेंगे और बाय द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम, ठीक है। मास्ट सेल में कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और उसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन है वो मास्ट सेल के साथ बाइंड कर पाएगा, ठीक है। सो ब्रेडिकाइनिन विल बाइंड टू द मास्ट सेल, देन मास्ट सेल लीड टू द डीग्रेन्युलेशन। एक प्रोसेस क्या होगी मास्ट सेल के अंदर, उसका डीग्रेन्युलेशन होगा, ठीक है। उसके अंदर जो भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वो बाहर आउटर सेल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रिलीज होगी। सो मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन होगा और उसकी ग्रेन्यूल्स है वो सेल के बाहर रिलीज होगी एंड इट विल रिलीज द प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स, ठीक है। प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स बिकॉज ये जो मीडिएटर्स है वो पहले से ही मास्ट सेल के अंदर प्रेजेंट थे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। सो इसे क्या कहते हैं, प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स। ओके, सो प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स आर रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डीग्रेन्युलेशन एंड मीडिएटर्स में क्या क्या होगा, हिपेरिन है, देन हिस्टामाइन, एंजाइम्स, देन कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। ओके, सो these are some examples of the substance that are present inside the granules of the mast cell. Okay, इन सब फैक्टर ये सब क्या है, दे आर दी केमिकल मीडिएटर और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है। इनका फंक्शन क्या है, कोई इसमें से है वो वासोडाइलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। वासोडाइलेशन का मीनिंग क्या है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज होना, ठीक। सो कुछ इसमें से जो केमिकल मीडिएटर्स है लाइक हिस्टामाइन इट विल हेल्प इन दी वासोडाइलेशन। देन कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, उसका फंक्शन क्या है, सेल की डायरेक्शनल मूवमेंट करवाना, ठीक है। कीमोटैक्सिस में हमने आगे देखा था, कीमोकाइंस में डिस्कस किया था। सो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स वो क्या करेंगे, कीमोटैक्सिस में हेल्प करेंगे। जो भी यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल्स में से बाहर आए हैं, बाहर निकले हैं एक्स्ट्रावासेशन की प्रोसेस के थ्रू, वो न्यूट्रोफिल्स को टिश्यू इंजरी की साइट पर ले जाने का फंक्शन किसका है, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स का, ठीक है। सो दिस ऑल विल हेल्प इन दी inflammatory response. Okay, so these all are the inflammatory mediators that are released by the degranulation of the mast cell. अभी कुछ ऐसे भी मीडिएटर्स है जो न्यूली फॉर्म्ड है,
इसका मतलब क्या है, जब भी यहाँ पर ब्रेडिकाइनिन मास्ट सेल के द्वारा रिकॉग्नाइज होगा उसके बाद ये मीडिएटर्स सेल के अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज दी फोस्फोलाइपेज A2। ओके, ब्रेडिकाइनिन यहाँ पर मास्ट सेल के साथ बाइंड होगा, it will leads to the activation of the one enzyme phospholipase A2. Okay, it is a enzyme that will degrade the phospholipid. Phospholipid breakdown का enzyme है phospholipase. It will activated by the binding of bradykinin to the mast cell. Phospholipase A2 activate हुआ है, अभी वो क्या करेगा, phospholipid का breakdown, ठीक है। So by the breakdown of the phospholipid, arachidonic acid is generated. फॉस्फोलिपिड के ब्रेकडाउन से क्या जनरेट होगा, एराकिडोनिक एसिड। ओके, एंड दिस एराकिडोनिक एसिड कैन गो थ्रू द टू पाथवेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे। ओके, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे मींस इसका ब्रेकडाउन साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम की मदद से होगा सबसे पहले, ठीक है। एंड वो पाथवे के थ्रू भी जा सकता है, इसका ब्रेकडाउन हो सकता है एराकिडोनिक एसिड का, और लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे की मदद से भी इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। और इन दोनों पाथवे की प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंट होगी। अगर साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे के थ्रू उसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या जनरेट होगा, थ्रोम्बोक्सेन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। दिस टू केमिकल मीडिएटर्स विल बी जनरेटेड बाय साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। अगर लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे के थ्रू ब्रेकडाउन होगा तो ल्यूकोट्राइन्स विल बी जनरेटेड। ओके, सो एराकिडोनिक एसिड का कौन से पाथवे के थ्रू उसका ब्रेकडाउन होता है, उसके बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप के केमिकल मीडिएटर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द ब्रेडिकाइनिन ऑन द मास्ट सेल एंड दिस इज द डायरेक्ट ऑन द एंडोथेलियल सेल्स। ओके, सो ब्रेडिकाइनिन क्या क्या फंक्शन करेगा, डायरेक्टली एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर वर्क करके वहां पर सेल जंक्शन में जो भी दो सेल के बीच में स्पेस है उसको इंक्रीज करेगा, और इट विल हेल्प इन दी आउटिंग ऑफ द फ्लूइड एंड ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम दी ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल में से फ्लूइड एंड ल्यूकोसाइट्स यानी कि हमारे जो इम्यून सेल्स है उन सबको बाहर निकलने में हेल्प करता है। सेकंड, द ब्रेडिकाइनिन विल बाइंड टू द मास्ट सेल, मास्ट सेल के साथ बाइंड करके क्या करेगा, एक तो उसका डीग्रेनुलेशन होगा, वहां से क्या केमिकल मीडिएटर्स ग्रेन्यूल्स में से रिलीज हो गए, लाइक हिस्टामाइन, हिपेरिन, एंजाइम्स एंड द कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, एंड देन दिस एंजाइम्स कैन बी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, और उस टाइप के एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। So and then it can also activate the phospholipase A2. Okay, phospholipid breakdown का enzyme है, and it will lead to the generation of the arachidonic acid. Okay, now arachidonic acid can be digested by the two pathways, cyclooxygenase pathway and lipooxygenase pathway. अगर साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे के थ्रू ब्रेकडाउन होता है तो कौन कौन से केमिकल मीडिएटर जनरेट होंगे, थ्रोम्बोक्सेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। एंड अगर लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे के थ्रू ब्रेकडाउन होगा तो ल्यूकोट्राइन्स विल बी जनरेटेड। ओके, क्लियर। सो ब्रेडिकाइनिन का फंक्शन क्या है, केमिकल मीडिएटर्स को जनरेट उनका जो है वो रिलीज करवाता है, और जो हमारे इम्यून सेल्स एंड फ्लूइड है उसको भी कैपिलरी से बाहर लाने का फंक्शन है ब्रेडिकाइनिन का। ओके, सो ओवरऑल द इवेंट्स दैट occur in the inflammation, acute inflammation are more antimicrobial factors and leukocytes at the site of the tissue damage. ओके, टिश्यू डैमेज की जो साइट है वहां पर क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से ये ज्यादा अमाउंट में एंटीमाइक्रोबियल फैक्टर्स एंड ल्यूकोसाइट्स वो सब टिश्यू डैमेज की साइट पर जमा हो गए, ठीक है। उसकी वजह से माइक्रोब्स के रिमूवल में हेल्प करता है। देन द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द टिश्यू, उसकी वजह से क्या होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हाई टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। देन द फाइब्रिन क्लॉट विल बी फॉर्म्ड एट द टिश्यू डैमेज। ओके, फाइब्रिन क्लॉट फॉर्म होगा तो वो क्या करेगा, इट विल लिमिट द स्प्रेड ऑफ द पैथोजन। टिश्यू डैमेज हुआ है, कोई पैथोजन एंटर हुआ है तो उसको स्प्रेड को वो वहां पर रोक देगा, ठीक है। लिमिट द स्प्रेड ऑफ द पैथोजन एंड फेगोसाइट्स कलेक्शन। साइट ऑफ टिश्यू डैमेज की साइट पर फेगोसाइट्स का भी कलेक्शन होगा, लार्ज अमाउंट में फेगोसाइट्स वहां पर आएंगे, ठीक है। सो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू भी पैथोजन का रिमूवल करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस आर दी ऑल द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जबकि वजह से क्या होगा, टिश्यू डैमेज जो हुआ है उसको क्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द इन्फ्लेमेशन इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इट इज अ स्लो प्रोसेस as compared to the acute inflammation,
एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, न्यू कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होते हैं एंड इट विल यूजुअली कॉज द परमानेंट टिश्यू डैमेज। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से परमानेंट टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में एंटर किया है तो उसके अगेंस्ट में एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, कहाँ पर भी टिश्यू इंजरी हुई है तो वहां पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होगी और वो बैक्टीरिया अगर कुछ टाइम से ज्यादा टाइम तक बॉडी में प्रेजेंट रहे तो उसके बाद क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है और लंबे समय तक चलता है। सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज अ स्लो प्रोसेस एंड उसमें क्या होगा, जिस भी टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां पर परमानेंट टिश्यू डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, नाउ द मेन डिफरेंस इज इन द ड्यूरेशन। ओके, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो कहाँ पर आता है, इन ड्यूरेशन। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन कुछ दिनों तक ही रहता है एज कम्पेयर टू दी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बहुत दिनों तक रहता है। ठीक है, 2 वीक्स और मोर टाइम तक रह सकता है। सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लास्ट फॉर द 2 वीक्स और द लॉन्गर। ओके, 2 वीक्स और लॉन्गर भी रह सकता है। इट कैन ऑकर एज डिस्टिंक्ट प्रोसेस विदाउट मच एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अभी एक्यूट इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के लिए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन उससे अलग भी पूरी की पूरी प्रोसेस भी हो सकती है। यहाँ पर जो मेन डिफरेंस दोनों टाइप की इन्फ्लेमेशन में वो ड्यूरेशन में है, वो याद रखना। ठीक है, so now the persistence of the bacteria by variety of mechanism can stimulate the chronic inflammation। अभी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो भी बैक्टीरिया रिमूव नहीं हो पाए, ठीक है, पर्सिस्टेंट ऑफ बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया है वो सर्वाइव हो चुके हैं। यहाँ पर जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो भी केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हुए या फिर एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस रिलीज हुए, फेगोसाइट्स वहां पर आए हैं, उसकी वजह से बैक्टीरिया वहां पर रिमूव नहीं हो पाए। ठीक है, सो दे सर्वाइव, जो भी बैक्टीरिया सर्वाइव हुए by variety of mechanism they can stimulate the chronic inflammation। ओके, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस में जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को स्टिम्युलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, माइकोबैक्टीरिया वो माइकोबैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल। ठीक है, सो इट कंटेन्स द वेरी थिक सेल वॉल विथ हाई लिपिड कंटेंट एंड वैक्स कंटेंट। ओके, तो इसकी सेल वॉल में हाई लिपिड ज्यादा अमाउंट में लिपिड प्रेजेंट होगा और वैक्स भी प्रेजेंट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, दे विल मेक देम रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू द फेगोसाइटोसिस। ठीक है, सेल वॉल की वजह से वो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से बच जाते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, फेगोसाइटोसिस को। सो माइकोबैक्टीरियम में सेल वॉल प्रेजेंट होगी और उसकी वजह से वो इनसेंसिटिव हो जाएंगे फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से। सो दिस माइकोबैक्टीरियम कैन इंड्यूस द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस में उसका रिमूवल नहीं हो पाया है। ठीक है, वो सर्वाइव हो गए। सो वो क्या करेगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट कर सकता है। सेकंड, बैक्टीरिया दैट कॉज द ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, टीबी के जो बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्यूलोसिस के जो बैक्टीरिया है वो, देन लेप्रोसी, सिफाइलिस, दिस थ्री आर, ये तीनों जो है वो क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहे डिजीज है। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया लंबे समय तक बॉडी में सर्वाइव करता है, उसकी वजह से ये तीनों डिजीज होते हैं। सो बैक्टीरिया दैट कॉज द ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी एंड सिफाइलिस विल ऑफन सर्वाइव विद इन द मैक्रोफेज। अभी यहाँ पर फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस में फेगोसाइट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें एक मेजर फेगोसाइट है मैक्रोफेज। अभी इन तीनों के जो बैक्टीरिया है वो मैक्रोफेज के अंदर ही सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया को एंगल्फ करेंगे, देन बैक्टीरिया विल सर्वाइव इनसाइड द मैक्रोफेज। वहां पर फेगोसाइटिक वेसिकल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो किल नहीं हो पाएंगे। सो दे विल सर्वाइव इनसाइड द मैक्रोफेज, उसकी वजह से भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इनिशिएट हो सकता है। देन सम बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस द टॉक्सिन्स। अभी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। सो अगर बैक्टीरिया का किलिंग हो गया है एक्यूट इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस में, तो उसके बाद भी टॉक्सिन है वो बॉडी में प्रेजेंट होगी। ठीक है, हमारे बॉडी सेल में प्रेजेंट होगी। सो दे कैन स्टिम्युलेट द टिश्यू डैमेजिंग रिएक्शंस इवन आफ्टर बैक्टीरियल डेथ। अभी बैक्टीरिया ने टॉक्सिन तो रिलीज कर ही दी है, तो बैक्टीरिया का किलिंग हो जाएगा, उसके बाद भी
जो टॉक्सिन है उसकी इफेक्ट देखने को मिलती है टिश्यू सेल्स में, और वो टिश्यू को डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो ये टॉक्सिन है वो भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, नाउ द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सम बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स एंड लार्ज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ओके, ये सब के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है बाय कुछ बैक्टीरिया, देन फंजाई, पैरासाइट्स, लार्ज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, they all results in the granuloma formation। ओके, ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन होता है इन सब की इन्फेक्शन में। ग्रेन्युलोमा क्या है? इट इज अ वन टाइप ऑफ द कलेक्शन ऑफ इम्यून सेल्स, स्पेसिफिकली मैक्रोफेज। ओके, इम्यून सेल्स का जो कलेक्शन है उसे क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोमा। और उसमें मेजर जो इम्यून सेल्स प्रेजेंट हो गए वो कौन से हो गए? मैक्रोफेज। ठीक है, इन्फ्लेमेशन की साइट पर ज्यादा अमाउंट में मैक्रोफेज वहां पर इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोमा। ठीक है, लार्ज कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। सो द इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, फंजाई है या फिर पैरासाइट, लार्ज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है, इन सब की वजह से क्या होगा? ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होगा इन दी टिश्यू जहां पर भी डैमेज हुआ है वहां पर। ठीक है, और एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन, एंड दिस विल लीड टू द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ओके, सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इसकी वजह से होगा क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर जो ज्यादा अमाउंट में मैक्रोफेज इकट्ठा हुए हैं वो जो है उसका ड्यूरेशन कितना होगा? लंबा होगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस लंबे समय तक चलती रहेगी, सो इट विल लीड टू दी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ओके, सो कौन कौन से वजह से जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि कोई बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया पर, तो वो फेगोसाइटोसिस से सर्वाइव कर जाते हैं, दे विल बिकम इनसेंसिटिव, तो उसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा। देन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे है जो मैक्रोफेज के अंदर ही सर्वाइव कर जाते हैं, सो उसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा। देन सम बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन, अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में उसका बैक्टीरिया का किलिंग हो जाता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस के थ्रू, तब भी टॉक्सिन है वो बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो उसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होगा। एंड देन सम बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेन्युलोमास। अब ये ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन हुआ है तो वो लंबे समय तक प्रेजेंट रहेगा एट दिस साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन, सो वहां पर क्या होगा? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टिमुलेट होगा। ठीक है, सो जो भी बैक्टीरिया लंबे समय तक बॉडी में सर्वाइव कर जाता है बाय स्पेसिफिक इट्स मैकेनिज्म, तो उसकी वजह से क्या होगा? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टिमुलेट होगा। ठीक है, क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्फ्लेमेशन। हमने इन्फ्लेमेशन के बारे में सब डिस्कस कर लिया। देयर आर मेन टू टाइप ऑफ द इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, दोनों के ही बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर दिस यूनिट। Okay, so students, thank you so much for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.